दो तीन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चैड हो गई, काफ़ी सारे लोग गए नहीं हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया। मैं लाइबेरिया का एग्जांपल देता हूँ। लाइबेरिया कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमनिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। सबसे ज़्यादा उन्होंने लाइक ह्यूमन्स खाए हैं उन्होंने। अच्छा। कुछ स्टडीज बताती है कि 2 से 3% लोगों ने ह्यूमन खा रखा है वहाँ पे। अच्छा, 2 से 3% आज भी लोगों ने। खाते हैं? नहीं, आज नहीं खाते, जब वॉर के दौरान खाते थे वो लोग। अच्छा। और एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, जनरल बट नेकेड। क्या सीन है उसका जी? वो नेकेड था, जिससे नाम से सुन रहा है कि नेकेड। तो वो जनरल था अपने रैंक में, और वो नेकेड भी रहता था। अच्छा। तो वो लड़ाई के लिए यूज़ करता था चाइल्ड सोल्जर को। अच्छा। जो 8 साल के बच्चे हो गए, 7 साल के बच्चे हो गए, 10 साल के बच्चे हो गए। तो वो इतना ज़्यादा क्रूअल था, इतना ज़्यादा क्रूअल था कि वो बेट लगाता था कि अपने दोस्तों के साथ कि देखो ये एक महिला जा रही है और इसके पेट में बच्चा है, ये प्रेग्नेंट है, तो बच्चे लोग जो पता करते हैं कि इसके अंदर मेल है या फीमेल, और उसको काट देता था। और काट के चेक करता था, निकालता था। मे भी 6 महीने होंगे, मे भी 7 महीने होंगे। काट के निकाल के बच्ची भी मर गए, माँ भी मर गए। अरे बाप रे। और निकाल के देखा, अच्छा अच्छा जी ये चीज़ तो मेल है, चलो तुम पैसे हार गए। इतना ज़्यादा क्रूअल बंदा था वो। और उसके बाद उसकी जो सेना थी वो बच्चे वाली सेना थी, तो उसको पिलाता था ब्लड। किसी गांव में जाएगा, एक बच्चे को मारेगा और उसको उसका सबको ब्लड पिलाएगा, और उस ब्लड से पिलाने के बाद बच्चे बताते थे कि तुम कभी हार नहीं सकते हो, तुम जाके 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 लड़ाई करो। और उससे ये सब करने के बाद बहुत सी चीज़ें हुई, एंड देन नाउ कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया और गवर्नमेंट ने उसको माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, मतलब तुम बदल गए हो। तो आज भी जिंदा है वो? आज भी जिंदा है वो, आपको गली में मिल जाएगा वो, लाइबेरिया की गलियों में। अच्छा। मनरोविया की गलियों में। और ये जो चैड कंट्री बता रहे हो आप, ये कैसी कंट्री है भाई? चैड भी इंटरेस्टिंग कंट्री है, बहुत ज़्यादा वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। पूरा सहारा के बीच में बना हुआ है। और उनकी सबसे प्रॉब्लम है कि वो एक, आपने नाम सुना होगा, बोको हराम। तो वो बोको हराम से परेशान है। छोटी सी कंट्री है। एक उन्होंने एक्चुअली वॉर लड़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग वॉर लड़ा था उन्होंने, इसके कहते हैं टोयोटा वॉर। अच्छा। जो चैड की जो मिलिट्री थी उसने टोयोटा लैंड क्रूजर नहीं था, लेकिन वो हाइलक्स था। अच्छा। टोयोटा हाइलक्स के ऊपर उन्होंने बंदूक लगा के जो गद्दाफी की जो मिलिट्री थी उसको हटा दिया था। और तब से मतलब मुझे लगता है कि टोयोटा हाइलक्स और टोयोटा का जो बिगेस्ट प्रमोटर है ना, वो टेररिस्ट है। भाई आपके साथ हम वीडियोस में देखते हैं, कुछ कुछ आपकी रील्स इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है। जैसे आप कहीं रशिया में थे, जब आपके साथ एक बंदा था, वो कह रहा कि असी की चक लिया बैग वाली जो रील थी आपकी, बहुत वायरल हुई। वो कहाँ की थी, क्या स्टोरी थी भाई उसकी? तो हम थे रशिया में, मैं अकेले था रशिया में, और मैं ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम मॉस्को टू सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद सब लोग ट्रेन से उतर गए। मैं कुछ ब्लॉग बना रहा था कि कैसा ट्रेन है, नई एक्सपीरियंस है। एंड देन वो बंदा आया और उसने बैग को उठाया। बैग को उठाने के बाद मैंने बस उसको ये बोला कि ये बैग मेरा है, बस ये मैंने यही बोला कि ये बैग मेरा है भाई। तो उसको आ गया गुस्सा, कि उसको लगा कि मैं उसको चोर बोल रहा हूँ। अब आपने मेरा बैग उठाया तो ही ना मैंने बोला, आप बैग देखते तो मैं कुछ नहीं बोलता, आपने मुझे बैग उठाया, आप लेके जाते नहीं गए, मुझे क्या पता। मैंने आपको ये बोला कि ये बैग मेरा है, दैट्स इट, ये बैग मेरा है। वो गुस्सा हो गया कि तुम मुझे चोर फिरते हो, मुझे तो चोर लगता हूँ, फिर उसके बाद 1000 गालियाँ देने लग गया। बट वो ड्रंक भी, ओवर ड्रंक था वो। और सुना है कि उसकी ओवर ड्रंकिंग से उसकी जान भी चली गई है, वो जिंदा नहीं रहा। अच्छा। उसकी डेथ हो गई है। हाँ। ये कितने टाइम पुरानी बात है भाई? ये 2023 की बात है। और ये वीडियो अब वायरल हो रही है? हाँ, अब वायरल हुई है। और भाई कुछ लोग आपको कन्वर्ट होने के लिए भी कह रहे थे ट्रेन में, वो कहाँ की बात है? वो भी बहुत वायरल हुई थी। ये बात थी अल्जीरिया की। अच्छा। अल्जीरिया में, एक्चुअली अल्जीरिया इज़ नॉट ओनली एग्जांपल, आपको बहुत सारे मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान ले लो आप, अल्जीरिया ले लो, कजाकिस्तान ले लो, जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना, एक कोई ना कोई आपको एक बंदा तो मिल ही जाएगा जो आपको बोलेगा कि कन्वर्ट हो जाओ। ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। और ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए भाई? मैं तो क्या क्या करता हूँ, पूछता हूँ मुस्लिम हो? हाँ मुस्लिम हूँ, ठीक है, कुछ नहीं बोलता फिर वो। पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है भाई, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड भाई। एक तो सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड कंट्री वर्ल्ड की फ्रांस ही है शायद, और सिटी भी पेरिस है। तो पूरी दुनिया की भाई पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन आईफिल टावर देखना है, पेरिस जाना है। फ्रांस की उन कैफ़ेज़ में, वो फ्रेंच बेकरी में बैठ के हमें क्रोसो खाना है, वहाँ पे सैंडविच खाना है, कोबलस्टोन की सड़कें हैं। सिर्फ ये इमेज हमें पता है क्योंकि ये इमेज हमें दिखाएगी इंस्टाग्राम रील्स पे, सिर्फ आपको ये दिखेगी। कोई एक मेरे ख्याल एमिली इन पेरिस करके कोई सीरीज है, कुछ ऐसे, उसमें भी मैंने देखी नहीं पर मैंने सुना उसमें बहुत अच्छे से दिखाया है। जो कि है कुछ चीज़ बहुत थोड़ा बाट बहुत अच्छा है, बाकी फ्रांस उससे बहुत गुना अच्छा है। फ्रांस ओवररेटेड नहीं है, फ्रांस बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सिर्फ पेरिस की बात कर रहा हूँ, बाकी सिटीज़ को नहीं बोल रहा भाई। पेरिस में ना आप बिल्कुल सेफ सिटी नहीं है। एक तो रात को आप वहाँ पे
अकेले वॉक नहीं कर सकते रात के टाइम। Crime है उधर क्राइम भी। है बहुत ज़्यादा यूजुअली, और क्राइम्स करने वाले रेफ्यूजीज है वहाँ पे, जो रेफ्यूजीज आके बसे हुए हैं या फिर ब्लैक्स है यूजुअली, वो रात को इलीगली ड्रग्स बेचते हैं, बहुत ज़्यादा दारू बेचते हैं। इवन आईफिल टावर के नीचे आप जाओगे, आपको आधे इंडियंस मिलेंगे, आधे अफ्रीकन मिलेंगे जो वहाँ पे दारू बेच रहे होते हैं ब्लैक में। तो वो जो अफ्रीकन है उनका वहाँ पे दबदबा है, तो वो इंडियंस को रुकने नहीं देते, वो भगा देते हैं इन्हें। तो जैसे वो ब्लैक्स इधर उधर होते हैं, तो अपने पंजाब साइड के इंडिया के लोग या जो भी हरियाणा के और स्टेट्स के जो वहाँ पे इलीगली गए हुए, फिर वो आके की रिंग्स बेचते हैं, दारू बेचते हैं टूरिस्ट को, हम जैसे को कि मेरे से की रिंग खरीद लो। फिर वो नीचे एक झोला सा बिछा लेंगे चद्दर सी, उस पर अपने की रिंग दारू रख देंगे। जैसी पुलिस आती है वो लेके भागते हैं। फिर ब्लैक्स को वो दिख जाए कि भी तू इधर क्यों बेच रहा था, उन्हें वो पीटते हैं ब्लैक्स कि भी हमारा इलाका, हमारी टेरिटरी है। और रात को मगिंग वगैरह, चोरी रॉबरी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वॉक करना। क्राइम बहुत ज़्यादा है, और इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदी सड़क है भाई वहाँ पे। डस्टबिन्स खुले पड़े हैं सारी तरफ, वहाँ पे कचरा पड़ा है, ट्रैश पड़ा है। कोई भी फ्लाईओवर है, कोई भी पुल है, उसके नीचे आप देखोगे लोग, रेफ्यूजीज है यूजुअली, जो भी कहीं से भी आए हैं, लेट से सीरिया से या कहीं से भी आए हैं, वो टेंटों में रहते हैं, वहाँ पे गंदगी बिछा रखी है। अब वो देश अपने देश में जिस भी हिसाब से रहते थे वो ठीक है, वो एक नए देश में आके रह रहे हैं, पर वो अपने रूल्स के हिसाब से रह रहे हैं। अब उन्हें भी हम पूरी तरह गलत नहीं बोल सकते, उनकी सरकार को भी, पेरिस को नहीं गलत बोल सकते, पर बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। कोई सबसे गंदी सिटी है जिधर ड्राइविंग करना सबसे मुश्किल है वेस्ट में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो वो पेरिस है। इंडिया की तरह ड्राइव करना है वहाँ पे, दिल्ली की तरह ही कोई भी किसी ने गाड़ी गिरा दी। अब इंडियंस तो भाई हमारी मजबूरी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं। उधर भाई लोगों को सिविक सेंस नहीं है, सिविलाइज नहीं है, वो लोग कुछ भी गाड़ी चला दी। मेन चीज़ भाई, अब जैसे आप लैटिन अमेरिका में हो या आप स्पेनिश बोलने की ट्राई करो, आप गलत स्पेनिश बोलोगे तो वो आदमी खुश होएगा, भाई मेरी भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है, वो आपको करेक्ट करेगा और आपकी बात खुद कंप्लीट कर देगा और आपकी मदद करेगा। वैसे ही आप इंग्लिश बोल रहे हो, अगला आदमी सोचा कोशिश कर रहा है, इंग्लैंड में आदमी आपकी मदद करेगा। इंडिया में कोई हिंदी बोल रहा है, मदद करेंगे। फ्रांस में अगर आप फ्रेंच बोल रहे हो और आपकी फ्रेंच, पहली बात तो इंग्लिश बोलोगे तो चिढ़ जाएंगे, बोलेंगे फ्रेंच बोलो, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अब फ्रेंच बोलोगे और आपकी फ्रेंच थोड़ी भी गलत है, एक्सेंट ठीक नहीं है, बोलेंगे ठीक से पहले फ्रेंच सीख फिर बात करना। भाई बहुत रूड है फ्रांस के लोग, स्पेशली पेरिस में। यूजुअली बड़ी सिटीज़ में थोड़े ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत गंदगी है। और मैं यूँ नहीं कह रहा दुनिया की सबसे गंदगी वाली सिटी है, पर जितना अच्छा उसे पोर्ट्रे किया जा रहा है उतनी नहीं है। जो गैप है ना गंदगी में और अच्छाई में, वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ओवररेटेड सिटी वर्ल्ड की पेरिस है। और मैं नहीं, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है, बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं और मानते हैं पेरिस दुनिया की सबसे ओवररेटेड सिटी है। मुझे लग रहा है उन्होंने सिर्फ वो आईफिल टावर वाला जो एरिया वो क्लीन करके रखा हुआ है बस। वो भी नहीं है। आईफिल टावर के आप थोड़ी सी दूर जाओ आसपास, ठीक है, आप फोटोज खींचोगे, उधर आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा चल के आप दूर जाओगे, वही गंदगी शुरू, इलीगल इमिग्रेंट्स है, आपके साथ कोई गाली दे के बात कर सकता है। इतना महंगा भाई, इतना महंगा। आप कोई टैक्सी लो और आपके थोड़ी सी दूर भी जाना हो, 40-50 यूरो आपका टैक्सी का खर्चा आना है। मतलब आपके 4-5 हज़ार तो टैक्सी के लगने हैं, 3-4 हज़ार कहीं भी जाने के, और बहुत महंगा, अफोर्ड नहीं कर सकते आप पेरिस में एज ए टूरिस्ट भी। और कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप वहाँ पे जॉब करो रहो तो बहुत ही महंगा है। एज ए टूरिस्ट भी हर चीज़ बहुत महंगी पड़ती है भाई। मैंने तो ये भी सुना है कि जो अपन यूथोपिया वाले स्कैम्स की बात कर रहे थे, आईफिल टावर के पास भी लड़कियां आती है बात करने और वो वॉलेट वगैरह निकाल लेती हैं और आपका पासपोर्ट आपको डस्टबिन में फेंका मिल जाता है, वॉलेट मिल जाता है, लेकिन कैश गायब होता है। तो कैश मगिंग भी बहुत ज्यादा होती है उधर। ये स्कैम मैंने और जगह सुना है, पर हाँ पेरिस में भी डेफिनेटली होता है, हर जगह होता है ये वाला स्कैम। भाई आईफिल टावर के एरिया में काफी पीडी भी चलती रहती है, लोग ओपन में ही लगे रहते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, मतलब चुम्मा चाटी ओपन में। ये तो सारे ही है, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह ही है हर जगह ही है। पर जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ ना, कि भी सिर्फ वो चकाचौंध जो दिखाई जाती है ना, वैसा नहीं है पेरिस पूरा। वो सिर्फ वो छोटा सा पार्ट है। एक उनका आर्क दे, मैं नाम भूल गया, वो जो उनकी आर्क है पॉपुलर, वो एक उनका वो चर्च है जिसमें आग लगी थी, नोट्रे डेम शायद, और आईफिल टावर। ये 3 जगह छोड़ के आप आसपास जाओ उनकी गलियों में, देखो कुछ अच्छी गलियाँ भी है, कोबलस्टोन है, अच्छे कैफेज है, फ्रेंच बेकरीज बहुत अच्छी है, नो डाउट, पर बहुत ओवररेट कर रखा है बहुत ज़्यादा। भाई अब थोड़ा ना दूर चलते हैं, इस पेरिस से दूर चल के ऑस्ट्रेलिया आते हैं, उसकी तरफ आते हैं। वो बेल्ट कवर करिए आपने, क्या सीन है? हाँ, वहाँ का एक्सपीरियंस वो बेल्ट कवर हाँ, वो भाई पैसिफिक ओशियन वाली कंट्रीज है, और ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जहाँ मैं भी जाने वाला हूँ, इन 2 कंट्रीज़ के अलावा बाकी जितनी भी 13-14 कंट्रीज़ बची वो सारी मैंने कर ली। तो भाई ये छोटी छोटी कंट्रीज़ है, बहुत छोटी, और बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, नाउरू वर्ल्ड की वो भी 2nd-3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है। तो नाउरू गया था मैं, उस देश में क्या करा भाई, एक मेरे ख्याल न्यूजीलैंड का आदमी आया था, वो बोला कि भी इधर फॉस्फेट बहुत है, क्योंकि बर्ड्स की माइग्रेशन होती है, वो माइग्रेशन में वो जाते हैं इस आइलैंड पे, नाउरू कंट्री के ऊपर, वो बीट करती थी, बीट करने से वहाँ पे फॉस्फेट इकट्ठा हो गया। अब फॉस्फेट काम करता है एज अ फर्टिलाइजर। तो उस आदमी ने सोचा मैं ये फर्टिलाइजर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बेचूंगा। तो उन्होंने एक कंपनी बना दी, सेटअप कर दिया, फार्मर्स को देते थे आधा पैसा 1 टन का रेट, और वो बिकता था ऑस्ट्रेलिया में
200 रुपये एक टन का रेट, मतलब 200-400 रुपये रेट पे वहाँ पे फॉस्फेट बेचते थे और वो देश पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। नाउरू जो कंट्री थी वो आज से मतलब 1970s के अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट ईयर में भूल गया, मतलब यूँ मान लो आज से 50 साल पहले दुनिया की सेकंड रिचेस्ट कंट्री थी इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी। सऊदी अरेबिया नंबर 1, क्योंकि तेल बहुत था उनके पास कि भी ये कंट्री की पूरी जीडीपी ले और पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे हर आदमी की इससे कितनी जीडीपी आई, तो सबसे अमीर सेकंड नंबर पे थी नाउरू कंट्री। भाई इतना पैसा आ गया उनके पास, इतना फॉस्फेट मिला, इतना फॉस्फेट एक्सपोर्ट होने लगा, तो ना लोकल जो भी लोग थे पॉलिटिशियंस वो भी उसमें मिल गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले फॉस्फेट निकाल रहे थे। तो अब वो जब तक रूल पास नहीं करेंगे वो कैसे निकाले, तो पॉलिटिशियंस भी मिल गए, सारा फॉस्फेट उस देश का एक्सट्रैक्ट होता गया, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज हो रहे थे। उनकी जो मरीन लाइफ थी, समुद्री जीव खराब हो रहे थे, धरती उनकी पूरी खराब होगी। अब वहाँ पे लोकली कुछ भी उग नहीं सकता, सब्जी वगैरह कुछ भी हेल्दी खाना नहीं उग सकता उस देश में। छोटा सा देश है वो देश, मैंने पूरा पैदल चल के पार करा था, 21 किलोमीटर की रोड है, 4 घंटे मैंने पूरा देश पैदल चला था। और अब मतलब 50 साल बाद वो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक देश है, क्योंकि पॉलिटिशियंस इतने करप्ट हो गए, उन्होंने सारा देश बेसिकली बिकवा दिया ताकि लोग शोर ना मचाए। हर इंसान को दे दी सरकारी नौकरी, जिसकी भी एज है सरकारी नौकरी, लोग खुश, भाई सरकारी नौकरी है, हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री, एजुकेशन फ्री, कॉलेज के लिए तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ सरकार खर्चा देगी। लोग इतने खुश, भाई ड्रीम लाइफ जी रहे, क्या देश है ये तो। पर अंदर ही अंदर वो देश खोखला होता गया। सारी उन्होंने बाहर इन्वेस्ट कर दी, अपनी एयरलाइन बना दी, होटल्स खोल दी, नाउरू वालों ने नाउरू एयरलाइन बना दी, बाहर अपने स्काई स्क्रैपर्स बना दी और देशों में होटल की चेन खोल दी। पर अंदर से जैसे ही उनका फॉस्फेट खत्म हुआ ये देश बैकआउट कर गए और इनके पास खुद अपना कुछ बचा नहीं। तो भाई अब वहाँ पे ये हाल है, लोग बहुत ही ज़्यादा मोटे हो गए, ओबीस हो गए, क्योंकि हेल्दी खाना कुछ है नहीं, सब पैकेट खाना आता है और उसमें इतनी शुगर, स्वीटनर्स, प्रिजर्वेटिव्स ऑस्ट्रेलिया से। और एक बार सुपरमार्केट में दूध खत्म हो गया ना, लेट से दूध खत्म हो गया, अब अगला स्टॉक आएगा 6 हफ्ते बाद, तो 6 हफ्ते तक उस देश में दूध ही नहीं होएगा, क्योंकि वो कंटेनर्स में आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से सामान, और वो 6 हफ्ते लगते हैं शिप को वहाँ पे आने में। तो इतना बुरा हाल हो गया भाई उस देश में। मैं पैदल चल रहा था ना, ऐसी ऐसी सुपर कार्स, लग्जरी कार्स सड़क पे खड़ी है, उनके जंग लगा पड़ा है, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर जो दिख रहा है भाई ये लग्जरी घर होगा, उसमें आज से 50 साल पहले जिसमें एसी फिट हो तो कैसा घर होगा भाई। ऐसे ऐसे घर अबैंडन पड़े हैं, जंग लगा हुआ है, उसमें कोई नहीं रह रहा, क्योंकि अब उसमें कोई रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, बिजली के पैसे कहाँ से देगा। लोग इतने गरीब हो गए, सब अंदर से खोखला हो गया, नौकरियाँ सब चलेगी, देश का पैसा होती ही वो पॉलिटिशियंस कर गए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट। उन्होंने ब्रिस्बेन में जो भी बड़े बड़े लोग थे अपनी प्रॉपर्टीज बना ली, देश को छोड़ गया। भाई वो देश सड़ने लग रहा है, लोगों की हालत बहुत बुरी है, खाने को कुछ नहीं है, गरीबें मर रहे हैं, वो 10-12 हज़ार उनकी पॉपुलेशन है, बहुत बुरा हाल है उस देश में। ये अंग्रेज ना है ही दीमक की तरह, हाँ कहीं भाई। घुस गए तो उसे खा जा देश है सारे। हाँ बिल्कुल, चूस लेते हैं भाई ये देश को, जूस निकाल लें पूरा, और फिर भगो अपने देश हाँ, और वो बेचारे शरीफ लोग उनका पागल बना के ले गए। तो ऐसा होता है भाई। ऐसी और देश है, एक टुवालू है, वो भी छोटा सा देश है, उससे वर्ल्ड की लीस्ट विजिटेड कंट्री कहा जाता है। वो बस समुद्र के अंदर एक बस सीधा सा देश है, वो किसी भी दिन बड़ी लहर आई वो देश डूब जाएगा। 2 मीटर ऊपर है वो समुद्र से, बस 6 फुट ऊपर है समुद्र से, लोगों के घर समुद्र से, हर चीज़। और 200 मीटर चौड़ा है वो आइलैंड सिर्फ, उनका वाइडेस्ट पॉइंट तो 400 मीटर चौड़ा है सबसे वाइडेस्ट जो है, पर आमतौर पे 100-150 मीटर चौड़ा है समुद्र के बीच में। कोई भी बड़ी लहर आई वो देश बस डूब जाएगा, यूँ समझ लो, सुनामी या कुछ आए तो गायब है वो। तो ये हाल है उन देशों का भाई। तो अभी विजिट कर लिए तो कर लिए। एक देश समोआ है, उसके बारे में बताता हूँ। द रॉक सब जानते हैं, रिकी सी देखते थे हम WWE में, एक उमागा आता था वो जो खाता था, तो ये सारे समोआ के। द रॉक का नाना समोआ का था। तो समोआ कंट्री है वो, उधर का एवरेज वेट एक मेल का 105 किलो है। तो हर आदमी भाई, मतलब मैं एक आम इंडियन से साइज में बड़ा हूँ, पर जब मैं उस देश में लैंड हुए, प्लेन में लैंड हुआ ना, मेरे को यूँ फील होता है मैं एक टूथपिक हूँ भाई। मैं यूं बैठा हुआ था, इतने इतने चौड़े लोग भाई, इतने बड़े अलमारी जैसे लोग, सारे लंबे लंबे, बहुत लंबे, 6-6.5 फुट उनकी हाइट, और 105 किलो तो एवरेज वेट है, तो 200-250 किलो तक के भी लोग आराम से दिखते थे, कोई वो बात नहीं थी भाई, बहुत बड़े लोग हैं वो साइज में। तो अभी उनकी वीडियोस बनाई थी, अभी चैनल पे आई नहीं, पर अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री, इधर कोई जाता नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।